चौदह अगस्त 2005 सुबह का वक्त था। हीलियोस फ्लाइट 522 ज़िपन के लानागा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाने के लिए तैयार थी। सुबह के करीब 9:07 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। इस टाइम इसमें 115 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के साथ 121 मेंबर्स सवार थे और इसे उड़ा रहे थे 58 साल जर्मन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पायलट हैंस जर्गन मार्टिन, जिन्हें कुल 16,900 फ्लाइट आवर्स का तजुर्बा था। वहीं इनके को पायलट के तौर पर मौजूद थे 51 साल पेम्पोस कारालम्बस, जिन्हें कुल 7,549 फ्लाइट आवर्स का तजुर्बा था। एक फ्लाइट अटेंडेंट्स के तौर पर एंड्रियास प्रोड्रोमो कमांड संभाल रहे थे। उड़ान भरने के 5 मिनट बाद यानी 9:12 पर प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया और इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अचानक प्लेन में एक अलार्म बजने लगता है। जब इस अलार्म की जांच की गई तो पता चला कि ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म था, जिसे देखने के बाद दोनों पायलट हैरान हो गए। और वो इसलिए क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे में 12,000 फीट की ऊंचाई पर इस अलार्म के बजने का मतलब दोनों पायलट्स को समझ ही नहीं आ रहा था। इस कंडीशन को देखते हुए इन्होंने एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता करना ही बेहतर समझा। फिर इन्होंने फौरन एटीसी से राब्ता करके बताया जहाज का टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म बज रहा है। पायलट एटीसी को ये सब बता ही रहे थे कि इतने ही देर में प्लेन के कॉकपिट में मौजूद कंट्रोल पैनल पर कई सारे अलार्म्स एक साथ बजना शुरू हो गए और इन अलार्म्स की आवाज की वजह से पायलट की आवाज एटीसी तक पहुंचना बंद हो गई। साथ ही प्लेन का मास्टर कॉशन अलार्म भी बजने लगा था। प्लेन के कई सारे सिस्टम एक साथ ओवरहीट हो चुके हैं। दोनों ही पायलट्स की दिक्कतें अब बढ़ने लगी थी। इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। इधर ये सब देखकर प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्रू मेंबर्स लगातार मुसाफिरों को संभालने में लगे हुए थे। सभी पैसेंजर्स को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, इसलिए इनके ऑक्सीजन मार्क्स अपने आप ही नीचे आ गए। दरअसल जब प्लेन में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तब ऑक्सीजन मास्क अपने आप ही नीचे आ जाते हैं। इस दौरान प्लेन लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट बार बार एटीसी से राब्ता कर इन्हें अपना मसला बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनकी ये बात एटीसी तक पहुंच ही नहीं पा रही थी और कुछ ही देर में प्लेन का एटीसी से कनेक्शन भी पूरी तरह टूट गया। इसके बाद एटीसी ने बार बार फ्लाइट से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें कोई जवाब नहीं मिला। प्लेन अब लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा था। आमतौर पर इस रूट पर 1 घंटे और 45 मिनट का टाइम लगता है, यानी करीब 10:45 पर प्लेन को एथेंस एयरपोर्ट पर पहुंचना था। 9:23 पर प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। इसके बाद 9:37 पर यह जहाज एथेंस के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में पहुंच गया। 10:12 से 10:50 तक एथेंस एटीसी यानी एथेंस एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टीम रेडियो पोल्स के जरिए इस प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती रही, लेकिन इन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अब 10:45 हो चुके थे और इस टाइम प्लेन को एथेंस एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन प्लेन का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। ये सब देखते हुए ग्रीस एयरफोर्स की तरफ से अपने सबसे पावरफुल F-16 फाइटर जेट्स को इस जहाज को ढूंढने के लिए भेजा। कुछ ही देर में इन फाइटर जेट्स ने हीलियोस फ्लाइट 522 को ढूंढ लिया। इनमें से एक फाइटर जेट उड़ते उड़ते इस जहाज के बहुत करीब आ गया था, ये देखने के लिए कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। तो इस फाइटर जेट पायलट ने देखा कि प्लेन के अंदर को पायलट की सीट पर कोई बैठा हुआ है। वहीं मेन पायलट अपनी सीट पर सर नीचे करके बहुत ही बुरी हालत में पड़ा हुआ है। फिर ये फाइटर जेट नीचे गया और अब इसने पीछे वाली खिड़की से अंदर के हालात का जायजा लिया। लेकिन फाइटर जेट्स के पायलट के लिए हैरानी की बात तो ये थी कि अपने बराबर में 2 फाइटर जेट्स के उड़ने के बावजूद भी किसी ने भी मुड़कर नहीं देखा। किसी भी पैसेंजर्स की तरफ से इन्हें कोई भी रिएक्शन नहीं मिला। तभी लगभग 11:49 पर फाइटर जेट्स के पायलट ने देखा कि एक शख्स प्लेन के
के केबिन से होकर कॉकपिट की तरफ जा रहा है। कुछ ही सेकंड्स में ये शख्स प्लेन के पायलट सीट पर बैठा हुआ दिखाई दिया। कॉकपिट में बैठे इस शख्स को देखकर फाइटर जेट्स के पायलट ने इसे इशारा कर इसे मसले के बारे में जानना चाहा। वो शख्स भी इन फाइटर जेट्स के पायलट को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी लगभग 11:50 पर प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया और प्लेन लेफ्ट साइड से झुककर तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। पायलट सीट पर बैठा वो शख्स प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो इसे कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था। ठीक 12 बजे प्लेन के राइट इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। प्लेन का कंट्रोल अब पूरी तरह से खो चुका था। 12:04 पर प्लेन एथेंस से लगभग 40 किलोमीटर दूर क्रैश हो गया और इसके क्रैश होने के साथ ही इसमें सवार क्रू मेंबर्स समेत सभी 121 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, एक बार महसूस कीजिए उस पल को जब 121 मुसाफिरों से भरा ये जहाज क्रैश हुआ होगा। तो क्या गुजरी होगी इन फाइटर जेट्स के पायलट्स पर, जिन्होंने लोगों को अपने आंखों के सामने जाते हुए देखा होगा और वो इनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए होंगे। इसके बाद ग्रीस में फ्लाइट 522 के क्रैश होने की खबर आग की तरह हर जगह फैल गई। बहुत जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, तभी 121 लोगों की डेड बॉडीज को एक एक करके ढूंढकर बाहर निकाला गया। लेकिन जब हादसे में मिलने वाली कुछ डेड बॉडीज की ऑटोप्सी की गई तो चौंका देने वाली बात सामने निकल कर आई। दरअसल जहाज में मौजूद ज्यादातर सभी लोग और पायलट्स प्लेन के क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब पायलट प्लेन के क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे तो लगभग 2 घंटे का कंट्रोल किसके पास था। तो दोस्तों, हमने वीडियो की शुरुआत में एक शख्स का जिक्र किया था, फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोडोमो। जी हाँ, वो एंड्रियास ही थे जिन्होंने अभी तक इस जहाज को संभाले रखा था, क्योंकि आखिर में इनकी ही आवाज एटीसी को सुनाई दी थी। एंड्रियास ने करीब 5 बार मेडे मेडे कहकर मदद की गुहार लगाई थी। एंड्रियास के पास यूके कॉमेरिकल का लाइसेंस तो था, लेकिन इन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वो बोइंग 737 जैसे प्लेन को कंट्रोल कर सके। लेकिन बावजूद इसके वो इस जहाज को ज्यादा आबादी वाले इलाके से दूर ले जाने में कामयाब रहे। जब एक्सपर्ट्स ने इस हादसे की पीछे की वजह जानने की कोशिश की तो इसमें सामने आया कि प्लेन जब लेफ्ट साइड में झुक गया था तो इसका कारण ये था कि प्लेन के लेफ्ट इंजन में फ्यूल खत्म हो गया था। लेकिन अभी भी इस हादसे की जड़ तक पहुंचना जरूरी था। तभी अचानक एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की नजर कंट्रोल पैनल पर एक बटन पर पड़ी और ये बटन था प्लेन के प्रेशर को सेट करने का। इस बटन को देखते ही इस ऑफिसर को पूरी कहानी समझ में आ गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रेशराइज बटन पूरे जहाज में एयर का प्रेशर कंट्रोल करता है। जनरली जहाज के बाहर लगे इंजन बाहर की हवा को थोड़ा थोड़ा करके अंदर भी भेजते रहते हैं ताकि जहाज के अंदर मौजूद लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। आमतौर पर इस प्रेशराइज बटन को ऑटोमेटिक मोड पर ही रखा जाता है और अगर कभी इसे मैनुअल मोड पर किया भी जाए तो को पायलट को इसका ध्यान रखना पड़ता है। हादसे के जड़ तक पहुंचने के लिए हम आपको हादसे से एक दिन पहले ले चलते हैं। जब बोइंग 737 का ये जहाज अपने रूटीन सर्विस पर गया हुआ था, वहां इसको अच्छे से चेक करके इसकी सर्विस की गई और वहीं इसकी जांच करने वाले लोगों ने इसे मैनुअल मोड पर करके इसे पायलट को सौंप दिया था। जहाज के उड़ान भरने से पहले पायलट और को पायलट दोनों का इस तरफ ध्यान ही नहीं गया और प्लेन का मैनुअल मोड चालू ही रह गया और इसके कारण प्लेन में धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होने लगा। इसके कारण प्लेन में बैठे सभी मुसाफिरों को बेचैनी होने लगी और जब कॉकपिट में बैठे पायलट्स को ये अलार्म सुनाई दिए तो इन्होंने इसके पीछे का कारण जानना शुरू किया। लेकिन एक बार भी इन्हों का ध्यान इस तरफ नहीं गया कि प्लेन का प्रेशराइज बटन ऑन ही रह गया है। इस वजह से कॉकपिट में भी ऑक्सीजन का लेवल घट गया था, जिसके कारण दोनों पायलट बेहोशी की हालत में जाने लगे थे। जहाज में सभी मुसाफिरों को ऑक्सीजन मास्क तो मिल चुका था, लेकिन कॉकपिट में ऑक्सीजन मास्क अपने आप नहीं गिरते। इस वजह से दोनों पायलट बेहोश हो गए थे। साथ ही क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स अब एक एक करके बेहोश होने लगे थे, क्योंकि इनके ऊपर लगा ऑक्सीजन मास्क सिर्फ 12 मिनट तक का ऑक्सीजन ही दे सकता था और ऑक्सीजन न मिलने की वजह से सभी लोग धीरे धीरे दम तोड़ रहे थे। प्लेन अब ऑटो पायलट मोड पर
पर ही एथेंस एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता जा रहा था। एक टाइम ऐसा आया जब सभी लोगों ने दम तोड़ दिया, सिर्फ एक जने को छोड़कर, और ये थे फ्लाइट अटेंडेंट्स एंड्रियास प्रोडोमो। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर एंड्रियास इतने लंबे टाइम कैसे जिंदा रहे। तो आपको बता दें, एंड्रियास एक स्कूबा डाइवर थे, और क्योंकि स्कूबा डाइवर्स अपने सांसों को लंबे टाइम तक रोक सकते हैं, इसलिए वो अब तक जिंदा रहे। लेकिन ऑक्सीजन प्रॉपर न मिलने की वजह से अब इनकी भी हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन जैसे तैसे करके वो कॉकपिट तक पहुंचे और प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। लेकिन एथेंस तक पहुंचते पहुंचते ये मुसाफिरों की जगह इनकी लाशों से भर चुका था। एंड्रियास आखिर तक प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन बदकिस्मती से वो नाकाम रहे और आखिर में प्लेन क्रैश हो गया और इसमें सवार 121 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के लगभग 15 महीने बाद ग्रीस की गवर्नमेंट ने इस हादसे की रिपोर्ट पेश की। इसमें बताया गया इस पूरे हादसे का जिम्मेदार सिर्फ एक बटन था, प्लेन का प्रेशराइज बटन, क्योंकि यही बटन इस वक्त मैनुअल मोड पर था। लेकिन भले ही ग्रीस गवर्नमेंट को ऐसा नहीं लगता हो, पर हमारी नजर में असल गलती उस सर्विस सेंटर के एम्प्लॉय थे जहां प्लेन रूटीन सर्विस के लिए गया था, क्योंकि इन्होंने प्रेशराइज बटन को ऑटो से मैनुअल मोड पर कर दिया था। लेकिन इस बात की खबर किसी को भी नहीं दी थी। ऐसे में इन्हें प्लेन ऑटो मोड पर डालना था या पायलट को इस बात से आगाह कर देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। शायद अगर वो इतनी बड़ी लापरवाही नहीं करते तो इस दिन 121 लोगों की जानें नहीं जाती। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।